अच्छा सर अभी जैसे आज दिल्ली पुलिस ने जो किया है, अमित शाह की पुलिस ने जो किया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि बाकी ये आंदोलन और प्रचंड रूप लेगा, लोग हिम्मत जुटा के पहुँचेंगे या फिर जो डराने की रणनीति है वो कामयाब हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये और प्रचंड रूप, हुँ, मुझे लगता है कि 50,000 लोग आ सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को इन्होंने चलने दिया था, हुँ। लेकिन अभी सोनम वांगचुक को जो उठाया है, ये अब सर लगभग 1 डेढ़ दशक पहले भी दिल्ली में जो हुआ था आंदोलन, उस समय सरकार का जो रवैया था और अभी सरकार का जो रवैया है, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? उस समय भी रामदेव को महिलाओं के कपड़े पहन के भागना पड़ा था और आज जो हो रहा है वो तो सामने है ही। दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, बहुत फ़र्क है। देखिए, उस समय पहली बात, ये बिल्कुल ईमानदार प्रोटेस्ट है। ये एक जेन्युइन यूथ का प्रोटेस्ट है जिसको सोनम वांगचुक ने सपोर्ट दिया है। पब्लिक ओपिनियन आज इनके बिल्कुल खिलाफ है। हुँ। इनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। अगर आज ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा की 100 सीट भी नहीं आएँगी। लोकतंत्र बचाने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो जुडिशरी की ही है। अगर वहीं पे गड़बड़ी है तो फिर ये दवाई करेगा कौन? इलाज कौन हाँ, करेगा? तो वही सवाल यही है कि मैं तो शुरू से कह रहा था कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हाल ही में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के भीतर 2 जजों की बेंच में किसी मामले पर सुनवाई हो रही थी और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ऐसे कागज़ों को उड़ा दिया और बेहद ही गलत तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए चीफ जस्टिस को गाली दिया। पहली लाइन में मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत था। ये लोकतंत्र के लिए एक तरह से काला दिन है। लेकिन जो काली रातें न्यायपालिका ने बनाई हैं और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई इसके बारे में आप क्या कहेंगे? न्यायपालिका की आलोचना करने की ज़रूरत है। जी। न्यायपालिका सब जगह ये कहते थे कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, बल्कि हिंदुस्तान का तो घंटा बज रहा है। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्त बने रहेंगे, तो कई बीजेपी नेताओं का बयान ऐसा आ रहा है कि जो चढ़ावा देने वाले थे, उन्होंने मन से नहीं दिया था, इसलिए चोरी हो गया। कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई हिंदू ने चढ़ाया था, हिंदू मंदिर था, हिंदू ने ले लिया, क्या हो गया? हाँ, हाँ। नहीं, वो तो देखिए, भक्त भी 3 तरह के होते हैं, अच्छा। लेकिन ये लोग सभ्य लोग नहीं हैं। हुँ, मोदी, शाह वगैरह ये असभ्य लोग हैं। इनको हुँ, ये तो बिल्कुल कंटेम्प्चुअसली देखते हैं, कीड़े-मकोड़ों की तरह देखते हैं लोगों को। हुँ, यानी आपको उम्मीद है कि इस आंदोलन से इस सरकार को कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, सिर्फ़ इस आंदोलन से नहीं, अब चहुओर बस बर्बादी है, सन्नाटे में आबादी है, कोई बोले तो धमकाते हैं और फिर कहते हैं कि आज़ादी है। बार-बार, बात-बात में इमरजेंसी का रोना रोने वाले, इमरजेंसी का डर दिखाने वाले, आज दिल्ली में उन्होंने एक इमरजेंसी का नया नमूना दिखाया है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगभग 20 दिन से जो शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अनशन पर थे, आज उन्हें सुबह-सुबह जब आधी आबादी देश की लगभग सो रही होगी या तो जागने का प्रयास कर रही होगी, उसी समय सादी वर्दी में पुलिस वाले पहुँचते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर की वर्दी में गए थे और वहाँ से सोनम वांगचुक जी को चद्दर तान के उठा लिया गया। यानी जब देश चद्दर तान के सो रहा था, उसी दौरान चद्दर तान के उठा लिया गया। तो इस मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता और देश के जाने-माने कार्यकर्ता जो कि नागरिक हितों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। प्रशांत भूषण जी हमारे विशेष आग्रह पर आज आपने हमें समय दिया चूँकि आपकी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं थी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर पूरा सिनेरियो आपने सुबह से देखा है और पिछले 20 दिनों से जो देख रहे हैं वो तो सामने है ही। इसको आप किस रूप में देखते हैं आज जो पुलिस ने किया है, अमित शाह की पुलिस ने किया है? देखिए, ये तो जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है, उसमें ये होना ही था, हुँ, क्योंकि हिंदुस्तान में आज बिल्कुल तानाशाही चल रही है। लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, खासकर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा, आज़ादी नहीं दी जा रही। और दिल्ली में तो अभी तक इन्होंने धारा 144 पूरे दिल्ली में लगाई हुई है लगभग, और बोला है कि प्रोटेस्ट की साइड सिर्फ जंतर मंतर होगी और वहाँ पर भी परमिशन लेकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ हुँ, पर भी कहते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे तक ही कर सकते हैं। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को इन्होंने चलने दिया है और कई हुँ, दिन तक चलने दिया है। ये एक अपवाद है।
जो हिंदुस्तान में आज चल रहा है उसका अपवाद है। लेकिन अच्छा सर, अब मैं फिर भी आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि इतने घंटे प्रदर्शन करना है, इस जगह पे करना है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का ये अधिकार है कि वो जनता को बताए कि आप इस जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे, उतनी देर करेंगे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जनता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ सरकार ने किया है और ये आड़ ले रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां हम लोगों ने कंटिन्यूअस इम्पोजिशन धारा 144 को चैलेंज किया था। उसमें जी। उन्होंने ये बोल दिया था कंटिन्यूअस इम्पोजिशन तो नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस गाइडलाइंस ले डाउन करे कि कहाँ प्रोटेस्ट, कब तक प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है। उसकी हुँ, आड़ में ये सब किया गया है। लेकिन मेरी राय में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पहले के बहुत सारे फैसलों के खिलाफ है। पहले कई सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुका है कि राइट टू प्रोटेस्ट एक मौलिक अधिकार है और वो प्रोटेस्ट कहीं पर भी हो सकता है, पार्क्स में भी हो सकता है, सड़कों पर भी हो सकता है। ये जो धारणा अब बनाई गई है कि सड़कें तो सिर्फ ट्रैफिक के लिए होती हैं, प्रोटेस्ट के लिए नहीं हो सकती, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने ये तरीका अपनाया है कि लोगों को बाहर निकलने ही ना दो। हुँ, जहां ये आशंका हो कि यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है, वहां धारा 144 लगा दो कि यहाँ 5 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह के हुँ, हथकंडे इस सरकार ने अपनाए हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को इन्होंने चलने दिया था। लेकिन हुँ, अभी सोनम वांगचुक को जो उठाया है, ये अब इसके ऊपर जो क्रैकडाउन होने की शुरुआत हमको लग रही हुँ, है। हुँ, क्योंकि अभी तो खैर पूरे प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया है। जी, सोनम वांगचुक को तो उठा लिया, लेकिन उसके बाद वहां पर प्रोटेस्ट चलने दे रहे जी। हैं। अभिजीत लेकिन दीपके मुझे ने लगता है कि वो अब हाँ, अब जी। अब सरकार का, पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हुआ है। हुँ, और देखिएगा परसों जो ये रैली निकलनी है, हुँ, संसद मार्च जो निकलना है 20 तारीख को, जी, उसमें भी तरह तरह की बाधाएं डाली जाएंगी। मुझे हुँ, तो लगता है कि जैसे ये लोग पहले करते रहे हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे बंद कर दो, बसें बंद कर दो, मेट्रो बंद कर दो, सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर पुलिस का पहरा कर दो, लोगों को आने जाने ना दिया जाए, उस तरह हुँ, का कुछ शायद ये लोग करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 20 हुँ, तारीख का प्रोटेस्ट जो है बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, हुँ, जिसमें कि मेरा अनुमान है कि कम से कम 50,000 लोग उस दिन उस मार्च के लिए आएंगे। हुँ। इसके तो इसमें से बावजूद भी कि इन्होंने आपको सोनम हुँ, वांगचुक को उठा लिया है, उसके हुँ। बावजूद भी आएंगे। यानी कहीं न कहीं सरकार को ये अंदेशा था, उनके पास ऐसा इनपुट था कि ये आंदोलन अब बड़ा रूप ले रहा है और ज़ाहिर-सी बात है पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके का समर्थन देश भर से मिला है सोशल मीडिया से लेके ज़मीन पर गाँव-गाँव अब सोनम वांगचुक का नाम और इस अनशन की चर्चा शुरू हो चुकी थी। तो अभी सर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसकी आड़ ये लोग ले रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें भी मूल सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है? हाँ, उसकी आड़ तो ले ही रहे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हुँ, हाई कोर्ट का फैसला था कि हुँ, उनकी हेल्थ मॉनिटर करो और हुँ, अगर उनकी जिंदगी को खतरा हो हुँ। तब जो जरूरी इंटरवेंशन हो वो करो, ये फैसला था। नहीं सर, प्रोटेस्ट को लेकर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि कहाँ हो हाँ, सकता है। जी, तो क्या उस फैसले को इन्होंने हथियार बना लिया है? हाँ, उस फैसले को तो हथियार बनाया ही हुआ है। हुँ, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को अगर आप छोड़ दें तो हुँ, बाकी तो कोई प्रोटेस्ट होने ही नहीं दे रहे थे। इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ी थी। हुँ, हुँ, ये दूसरी बात है कि इसके लिए इन्होंने परमिशन दे दी थी। अभिजीत दीपके जब हुँ, हिंदुस्तान वापस आए थे तो एयरपोर्ट जाकर ही उनको परमिशन दे दी थी, क्योंकि इनको हुँ, लग रहा था कि अगर इसके लिए परमिशन डिनाई करेंगे तो फिर इस पर बहुत हुँ, हंगामा होगा और हुँ, शायद प्रोटेस्ट और बढ़ जाए। हुँ, लेकिन इनको ये लगा कि ये प्रोटेस्ट की परमिशन दे देंगे, थोड़े दिन ये लोग प्रोटेस्ट करके या एक आध हुँ, दिन प्रोटेस्ट करके ये लोग निकल जाएंगे और हुँ, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। इनको हुँ, शायद ये अनुमान नहीं था कि ये प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे करके इतना बड़ा रूप ले लेगा और हुँ, खासकर सोनम वांगचुक के अनशन की वजह से इतना बड़ा रूप ले लेगा कि हुँ, आज तो हर तरह के
ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स, ये फिल्म पर्सनालिटीज, दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, सारे ही लोग इसके समर्थन में जुट गए हैं। तरह तरह के लोग पूरे देश और दुनिया में ये बहुत बिल्कुल पॉपुलर चर्चा हो में गया है, बहुत, हाँ, पिछले बहुत दिनों विख्यात सर हो आपने जंतर मंतर पे गए थे। आपने वहाँ क्या देखा? और जैसा कि आपने बताया कि इनको परमिशन मिल गई प्रोटेस्ट करने की। तो इसी कारण तमाम लोग और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के समर्थक ये कह रहे थे कि ये बी टीम है, बीजेपी, आरएसएस ने इनको बिठाया है, तमाम तरह की बातें, और इसको कहीं न कहीं 2011 के अन्ना आंदोलन से जोड़ा जा रहा था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने चेहरे श्री प्रशांत भूषण जी झांसे में आ गए थे, और इस बार भी लग रहा है कि फँस गए हैं, फिर भी नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मेरी राय में ये गलत है। देखिए, एक बार धोखा कुछ हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि हर एक प्रोटेस्ट धोखा ही है। ये प्रोटेस्ट मैं शुरू से देख रहा हूँ कि इसमें ऐसा कोई भी झलक नहीं आ रही है कि ये बीजेपी से प्रोत्साहित है या सरकार से प्रोत्साहित है या सरकार के पक्ष में है या कांग्रेस को नीचे करने के लिए किया गया है। ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन मेरी राय में ये सब गलत है। और ये बिल्कुल ईमानदार प्रोटेस्ट है। ये एक जेन्युइन यूथ का प्रोटेस्ट है जिसको सोनम वांगचुक ने सपोर्ट दिया है, और बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है सैंक्शन से। और सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं। अगर सोनम वांगचुक को इस प्रोटेस्ट का या कॉकरोच जनता पार्टी का मेंटोर हम मान लें, जो कि वो हैं, तो वो एक बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत ईमानदार हैं, और बहुत ईमानदारी से वो एजुकेशन की इश्यूज उठाना चाहते हैं, एजुकेशन और पर्यावरण की, और उठाते रहे हैं, और इसीलिए इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। सर अगर आपसे ये कहा जाए कि कुछ लाइनों में बताइए कि जो आपने 2011 में समर्थन दिया था जिस प्रोटेस्ट को, और अभी ये जो चल रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है? क्यों उस धोखे के बाद इस पर आपको भरोसा हो रहा है? देखिए, उस प्रोटेस्ट में ये हुआ था कि उसका पीछे से समर्थन भाजपा और आरएसएस कर रहे थे, जो कि ये हमने बात इतने गौर से आप नहीं देखा था। ये बात आपको भाजपा, कब समझ में आई? ये बात हमको बाद में समझ में आई, जब ये एसेंशियली जब ये दिखने लगा कि भाई इसका फायदा, राजनीतिक फायदा उठाकर भाजपा चुनाव जीतने की, 2014 का चुनाव जीतने के स्थिति में आने लगी, तब मैंने ज्यादा गौर से देखा, और तब समझ में आया कि ये लोग, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर भी भाजपा के ही इशारे पर इसके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समर्थन में आए होंगे, और इन लोगों ने पीछे से समर्थन दिया था जिससे कि कांग्रेस गिर सके और उसके बाद ये लोग पावर में आ सकें। तो लेकिन इस प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है कि भाई कांग्रेस को गिरा दे। कांग्रेस का और कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे एक ही हैं, और उसमें कोई हर्जा नहीं होता कि दो अगर अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हों। उधर कांग्रेस पार्टी अपना प्रोटेस्ट चला रही है युवाओं के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर, यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसलिए उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, और ऐसी जरा भी झलक नहीं है कि ये भाजपा के समर्थन में ये प्रोटेस्ट किया गया है। तो अभी जैसे आप क्या मानते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को इस आंदोलन में मुद्दे पर साथ देना चाहिए? हाँ, मुद्दे पर साथ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए, चाहे वो अलग अलग अपने प्रोटेस्ट वगैरह करते रहें, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को तो का तो साथ देना ही चाहिए मेरी राय में, क्योंकि ये लोग वही मुद्दे उठा रहे हैं और बिल्कुल सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, भाजपा के खिलाफ उठा रहे हैं। जी। अच्छा सर अभी जैसे आज दिल्ली पुलिस ने जो किया है, अमित शाह की पुलिस ने जो किया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि बाकी ये आंदोलन और प्रचंड रूप लेगा,
लोग हिम्मत जुटा के पहुंचेंगे या फिर जो डराने की रणनीति है वो कामयाब हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये और प्रचंड रूप लेगा और हम्म, लोग पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि देखिएगा आप, परसों हम्म, बहुत बड़ा हुजूम हम्म, अगर इन्होंने रोका नहीं, तो हम्म, परसों 20 तारीख को बहुत बड़ा हुजूम जंतर मंतर पर आएगा। हम्म, मुझे लगता है कि 50,000 लोग आ सकते हैं इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए। हम्म, और दूसरी तरफ से वो किसानों का भी कुछ होने वाला है। तो जी इसलिए 20 तारीख एक बहुत अहम दिन होगा इस देश के इतिहास में, मेरी राय में। सर, पिछले 12 सालों का ये इतिहास रहा है कि तमाम मुद्दों पर वर्तमान सत्ता अब फेल नजर आने लगी है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और या फिर देश में जगह जगह दंगे हों, राज्यों के जलने की खबरों जैसे मणिपुर है। तमाम मुद्दों पर फेल होने के बाद भी जवाबदेही के नाम पर ये सरकार पूरी तरह से सन्नाटे मार के बैठ जाती है। अभी राम मंदिर में जो डकैती हुई उस पर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। ये जवाबदेही से भागना और ठसक के साथ बैठना कि मेरा कोई कर ही क्या लेगा, जनता के एकदम विरुद्ध फैसले करना, ये भरोसा कहाँ से आ रहा है वर्तमान सत्ता के पास? ये भरोसा आ रहा है उनको दो चीज़ों से। उनको हम्म, लगता है कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को उन्होंने अपने पाले में कर लिया है, और मीडिया को। जो हम्म, मेन इंस्टीट्यूशन हैं, ईडी सीबीआई तो उनके हाथ में है ही है, लेकिन हम्म, बाकी जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मीडिया, न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन, इनको लगता है कि इन्होंने साध लिया है। और हम्म, काफ़ी हद तक वो सही है वो बात, कि इन्होंने साध लिया है। हम्म, दूसरी बात, पैसा सब इनके पास है, जिससे ये एमपीज एमएलए जो हैं ऑपोजिशन के, उनको खरीद पा रहे हैं, खरीद हम्म, रहे हैं। एक तरफ ईडी सीबीआई का डर दिखाकर और हम्म, दूसरी तरफ पैसे का लोभ दिखाकर हम्म, उससे खरीद रहे हैं। हम्म, तो इनको ये लगता है कि पब्लिक ओपिनियन जो भी हो जाए, देखिए पब्लिक ओपिनियन आज इनके बिल्कुल खिलाफ है। हम्म, इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अगर आज ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की 100 सीट भी नहीं आएंगी हिंदुस्तान हम्म, में। जी, इतनी इनकी हालत खराब है। लेकिन हम्म, इनको लगता है कि जब तक इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है, न्यायपालिका इनके साथ खड़ी है, मीडिया हम्म, इनके साथ खड़ी है, तब तक ये चुनाव तो फिर भी जीतते रहेंगे। और हम्म, अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ भी हुआ तो उसके बाद फिर इनके ऑपोजिशन के एमएलएज और एमपीज को खरीद लेंगे। हम्म। इनको ये यकीन है, इनको ये इसलिए भरोसा इनको है कि लगता है। तो जनता से कुछ लेना ही नहीं है, तो जनता को हाँ, जितना इसलिए इनको लगता है कि पब्लिक ओपिनियन कुछ भी हो, हम्म, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बाहर विदेश घूमेंगे, हम हम्म, तो मेलोनी को चॉकलेट खिलाते फिरेंगे, हम्म, हम हम यहाँ पर बस एमपीज और एमएलएस खरीद कर और इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में कर कर इलेक्शन हम्म, फिर भी जीतते रहेंगे, चाहे हम्म, पब्लिक ओपिनियन हमारे बिल्कुल खिलाफ हो। इस हम्म, वजह से इनको लगता है कि हम इस सबको इग्नोर कर सकते हैं, चुप्पी रख सकते हैं। हम्म। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में ये आ रहा था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जबान से निकला था। कथित रूप से बेरोजगारों और सोशल मीडिया मीडिया के जो लोग हैं जो सवाल करते हैं, न्यायपालिका की आलोचना करते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था। इसके बाद ये पार्टी बनती है और हमारे चीफ जस्टिस ने जो पर्यावरणविद हैं, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनको भी कहीं न कहीं विकास विरोधी कह दिया। तो ये जो भाषा इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये भाजपाई नेताओं की भाषा है। यानी जो सवाल करे उसको देश विरोधी कह दो, हिंदू विरोधी कह दो, आतंकवादी कह दो। तो ये जो भाषा खराब हुई है हमारी न्यायपालिका की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जो भाषा इन्होंने सीखा है और जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ है, ये आंदोलन शुरू हुआ है। आपको नहीं लगता कि उस मुद्दे को ही गायब कर दिया गया? यानी जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा ही गायब हो गई। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म की चर्चा तो बाद में आएगी, पहले हमारा लोकतंत्र तो बचा रहे। हुँ। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जुडिशल रिफॉर्म हम कहाँ कर पाएंगे, लेकिन करवा सर, पाएंगे। लोकतंत्र बचाने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो जुडिशरी की ही है। अगर वहीं पे गड़बड़ी है तो फिर ये दवाई करेगा कौन? इलाज कौन हाँ, करेगा? तो वही सवाल यही है कि
मैं तो शुरू से कह रहा था कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब विजिबल पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ दिखने लगती है तो ये इंस्टीट्यूशंस भी बदलने लगते हैं। जो ये अमित शाह और मोदी सोच रहे हैं ना कि जब तक इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, मीडिया हमारे साथ है और ईडी, सीबीआई हमारे हाथ में है तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये धारणा गलत है। क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, जो अब उतरने लगे हैं, और जब विजिबली पब्लिक ओपिनियन दिखाई देने लगती है तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस बदलने लगती हैं। आज हम देख रहे हैं कि मीडिया भी बदल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति जो उन्होंने रुख अपनाया था, जो गोदी मीडिया है, उसका रुख भी बदल रहा है। इलेक्शन कमीशन में भी बहुत सारे लोग, देखिए ज्ञानेश कुमार भले ही इनके जेब में हो, जरूर जेब में है, इनके जेब में ज्ञानेश कुमार भी और बाकी भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में नीचे बहुत लोग होते हैं। वो लोग भी देखते हैं कि जब हवा का रुख साफ दिखने लगता है, हवा मतलब पब्लिक ओपिनियन का रुख साफ विजिबली दिखने लगता है, तो उनका रवैया भी बदलता है, न्यायपालिका का रवैया भी बदलता है, न्यायपालिका का रवैया भी बदलता है। मैंने तो ये इतने सालों में ये देखा है कि जब न्यायपालिका जो एक तरह से सरकार के इन्फ्लुएंस में आ गई हो, लेकिन उसको भी जब दिखने लगता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन तो बिल्कुल इनके खिलाफ है, तो उनका रुख भी बदलता है। और दूसरी बात तो ये है कि कई बार बहुत सारे देशों में ऐसा रेवोल्यूशन हुआ है कि चाहे सारी व्यवस्था उनके कब्जे में हो, लेकिन फिर भी जमीन खिसक जाती है। तो हमें लग रहा है कि आज वही हो रहा है, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, सिर्फ राम मंदिर में नहीं, सारे मंदिरों में, हर सरकारी स्कीम में, हर सरकारी खरीद फरोख्त में, हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में, सब में। और ये भ्रष्टाचारी लोग देश के बाहर भगाए जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, और लाखों करोड़ का घोटाला, हर रोज हजारों करोड़ के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये अब सब लोगों को दिखने लगा है, इनके जो भक्त मंडली है उनको भी दिखने लगा है। उसमें से हैं कई लोग जो फिर भी भक्त बने रहेंगे, कई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जमीन इनके पैरों तले खिसक रही है। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्त बने रहेंगे, तो कई बीजेपी नेताओं का बयान ऐसा आ रहा है कि जो चढ़ावा देने वाले थे उन्होंने मन से नहीं दिया था, इसलिए चोरी हो गया। कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई हिंदू ने चढ़ाया था, हिंदू मंदिर था, हिंदू ने ले लिया, क्या हो गया? हाँ, नहीं वो तो देखिए, भक्त भी 3 तरह के होते हैं। अच्छा। एक भक्त जिनको कुछ मिल रहा है, अनुपम खेर वगैरह जैसे भक्त हैं, जिनकी इस तरह की फिल्में चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, चल रही हैं, पैसा मिल रहा है, तरह तरह के फायदे मिल रहे हैं सरकार से। एक वो लोग होते हैं। एक लोग होते हैं भक्त जो अपना दिमाग बंद कर लेते हैं और बस मोदी 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 करते रहते हैं। देखिए, ये दोनों जो भक्त, इस तरह के जो भक्त हैं, वो तो अभी पब्लिक ओपिनियन को देखकर नहीं बदलेंगे। लेकिन तीसरे जो कि मेजॉरिटी में होते हैं, जो इस प्रोपेगेंडा के झांसे में आ गए कि मोदी जी ने देश को विश्व गुरु बना दिया, मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, वगैरह वगैरह, वो अब देख रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं, हम तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। सब जगह ये कहते थे कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, बल्कि हिंदुस्तान का तो घंटा बज रहा है। तो मतलब आप जिस तरह से, और भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार तो मंदिरों में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, हर एक गवर्नमेंट स्कीम में हो रहा है। सीएजी जो कि सरकार के कब्जे में काफी हद तक आ चुकी है, वो भी उजागर कर रही है तरह तरह के स्कैम। मतलब इतने ज्यादा स्कैम हो गए हैं कि एक सरकारी एजेंसी को भी मजबूरन करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ऑडिट करें तो किसका करें, कुछ भी ऑडिट करेंगे, सब में स्कैम ही स्कैम।
तो यानी इसलिए भ्रष्टाचार इस लेवल पे हो गया है कि अब वो छुपाने लायक चद्दर छोटी पड़ गई छिपाने के लिए। हाँ हाँ, अब तो छुपाना इम्पॉसिबल है। आप तो प्रोपोगेंडा से हुँ, कुछ हद तक ले जा सकते हैं, लेकिन हुँ, प्रोपोगेंडा की भी एक लिमिट होती है, और वो हुँ, लिमिट क्रॉस हो चुकी है और हुँ। उसका भंडा फूट चुका है। तो आपने सर जो कहा कि भक्त 3 तरीके के होते हैं, उसमें एक है जो फ़ायदे के लिए भक्त बना हुआ है, वो असल में भक्त है नहीं। पहला हाँ हाँ आपने जो हाँ, दूसरा वो बिल्कुल है बिल्कुल, जैसे जैसे ये लोग जो अपोजिशन के लीडर जो ईडी और उसके ईडी जो के डर डर या से और पैसे लालच के लालच से चेंज हो हुँ, गए, ये भक्त नहीं है, लेकिन ये हुँ, तो अपने हालात के फायदे के मारे लिए, जी, अपनी मजबूरी के लिए उधर हुँ, बैठे हैं। हाँ, हुँ, तो अनुपम खेर वगैरह भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हुँ और दूसरा वो लेकिन है जो जो आँख खोलना ही नहीं चाहता। हाँ हुँ, हाँ, दूसरा वो है जो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं, और और दिमाग, तीसरा सिर्फ आंख आपके नहीं, अनुसार अपना दिमाग बंद करके बैठे हैं, जिनको और बस अब। तीसरे आप जी, तीसरे वो जी, हैं बोलिए। जो हुँ, प्रोपेगेंडा के झांसे में आ गए थे, उनकी जिन्हें आंख जिन्हें अब खुल खूबी रही। बनाई गई देसी हाँ, भाषा में। हुँ, उनकी आंख अब खुल रही है, और वही हुँ, मेजोरिटी में होते हैं। देखिए, ये फायदा लेने वाले तो एक आध परसेंट होंगे। हम्म, जी, जी। दूसरा, हुँ, जिन्होंने अपना दिमाग पूरी तरह से बंद कर रखा है, और 5% होंगे, 5-10% हुँ, हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं। जी, जी। लेकिन 20% ये वाले लोग हैं जो प्रोपोगेंडा के झांसे में आ गए थे, हुँ, उनकी आंख अब खुलती जा रही है, और इसलिए हुँ, मैं कह रहा हूं कि इनके पैर के तले जमीन खिसक रही है। हुँ। सर जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं अंग्रेज़ों से, तो उसमें वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी से लेकर और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से ज़्यादातर वकील ही थे। तो हाँ, आपको नहीं लगता कि अभी जो बर्बादी चल रही है लोकतंत्र की, इस आज़ादी में भी देश के वकीलों को अपना योगदान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, वकीलों की अहमियत ये होती है कि वो कानून समझते हैं, संविधान समझते हैं, हुँ, पूरे देश का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसको समझते हैं, हुँ, और इस वजह से वो काफ़ी योगदान दे सकते हैं, और उनको देना चाहिए। लेकिन हुँ, दुर्भाग्य की बात है कि आज वो हालात नहीं हैं जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में थे या उसके बाद भी थे, जहाँ हुँ, पर जैसे इमरजेंसी के दौरान भी कई लॉयर्स का एक अहम रोल था, अ, हुँ, हिंदुस्तान में सीनियर लॉयर्स वगैरह का। लेकिन आज जी, हम देख रहे हैं कि उस तरह के बहुत कम लॉयर्स बचे हैं, बहुत ही कम, गिने हुँ, चुने इक्का दुक्का रह गए हैं। हुँ, और उसका उसके कई कारण हैं। एक तो खैर ये है कि लॉयर्स की जो डेप्थ थी, जो सीरियसनेस थी, कॉन्स्टिट्यूशन समझने की वगैरह, वो भी कम हुई है। और हुँ, दूसरी बात, जो उनकी एक पब्लिक स्पिरिटेडनेस थी, कि कितना हुँ, पब्लिक स्पिरिटेड हैं लोग, वो भी कम हुई है। और कई तो आजकल इतना सारा कॉरपोरेट लिटिगेशन में पैसा मिलने लगा है, बहुत हुँ, सारे लॉयर जो नामी ग्रामी समझे जाते हैं, वो उस पैसे के लोभ में आ गए हैं, उनको खूब पैसा मिल रहा है, तो इसलिए वो हुँ, वहाँ से नहीं खिसकना चाहते। वो अडानी के, अंबानी के वकील हुँ, बन के, उनको लगता है कि हम करोड़ों कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। तो हुँ, इस वजह से भी कम हुँ। हुए हैं, लेकिन लॉयर्स को ज़रूर सामने आना चाहिए, आगे आना और चाहिए। आप देश के सबसे नामचीन वकीलों में से एक हैं। आप जब बोलते हैं तो सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए देश भर के वकील और जुडिशरी से जुड़े हुए लोग सुनते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से और आपके अपने जो लोग हैं, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और जुडिशियल रिफॉर्म के लिए? देखिए, मैं तो उतना अब एनर्जेटिक नहीं हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से। जितना पहले मैं सड़कों पर उतर के जो कर लेता था, उतना हुँ, करने की अब मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने बोल से, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से, और जगह जगह में जाकर बोलता हूँ, हुँ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का जो हाल हो गया है उसके बारे में, न्यायपालिका का जो हाल हो गया है उसके बारे में, उसके हुँ, ज़रिए लोगों को जगाने का काम करता हूँ। ये हुँ, मेरा मेन रोल है। हुँ।
तो आप ये मानते हैं कि देश के वकीलों को अभी जो स्थिति है देश की, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, ज़मीन पर उतरना चाहिए। हाल ही में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के भीतर 2 जजों की बेंच में किसी मामले पर सुनवाई हो रही थी और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ऐसे कागज़ों को उड़ा दिया और बेहद ही गलत तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए चीफ जस्टिस को गाली दिया। पहली लाइन में मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत था। ये लोकतंत्र के लिए एक तरह से काला दिन है। लेकिन जो काली रातें न्यायपालिका ने बनाई हैं और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बात सही है कि न्यायपालिका ने बहुत निराश किया है, बहुत लोगों को निराश किया है और वो दोनों तरह से। एक तो ये कि नॉर्मल केसेस का भी निपटारा टाइम पर नहीं हो पाता, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। निपटारा जब होता है तो कई बार गलत हो जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार हो गया या जज ना समझ था। और दूसरी बात, जहाँ सरकार के मामले आ रहे हैं, जहाँ पर न्यायपालिका को लोगों के मौलिक अधिकार सरकार से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट निकल रहा है हाल में। लेकिन फिर भी न्यायपालिका के बारे में अगर किसी को कुछ कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है, तो सभ्य तरीके से करनी चाहिए। इस तरीके से नहीं करी जा सकती। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड भी है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरह से नहीं निकाल सकता। न्यायपालिका की आलोचना करने की जरूरत है। न्यायपालिका अपना रोल अदा नहीं कर रही है, वो कहने की जरूरत है, लेकिन उसको बिल्कुल सभ्य तरीके से कहा जाना चाहिए। तभी उसका इफेक्ट होता है, तभी उसका इम्पैक्ट होता है। न्यायपालिका के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और जनरल पब्लिक ओपिनियन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। अगर आप ईमानदारी से, सभ्य तरीके से वो सच बोले हैं जो न्यायपालिका में हो रहा है। मैं यही करने की कोशिश करता हूँ कि न्यायपालिका के बारे में मैं जगह जगह व्याख्यान देता हूँ, बोलता हूँ कि भाई न्यायपालिका में आज क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या किया जा सकता है ठीक करने के लिए। तो सर एक चर्चा ये भी हो रही है कि अभी जो नीट की परीक्षा है उसमें लगभग 21-22 लाख छात्र थे। अगर उनके परिवार में हम एवरेज 5 लोगों को जोड़ लें तो ये संख्या 1 करोड़ के पार हो जाती है। अगले साल भी लगभग इतने ही छात्र एग्जाम देंगे, फिर उसके अगले साल भी देंगे, पिछले साल के फेलियर भी होंगे, उनके तमाम परिवारजन हैं। लेकिन ये जो उन्हीं के लिए जो आंदोलन हो रहा है, इसमें उनकी भागीदारी बहुत कम है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, असल में ऐसा दौर रहा है इस देश में, खासकर पिछले 12 सालों में जी, कि लोग एपैथेटिक हो गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट मामलों में। एपैथेटिक मतलब कि तटस्थ हो गए हैं, और इसमें आप तटस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो हमारे लोकतंत्र के सर्वाइवल का सवाल है, हमारी न्यायपालिका की सर्वाइवल का सवाल है, हमारे मौलिक अधिकारों के सर्वाइवल का सवाल है। तो इसलिए अगर हम सब तटस्थ रह गए तब फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो ये देश जहां जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, वहां जाएगा। अगर हमको देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, न्यायपालिका को बचाना है, मौलिक अधिकारों को बचाना है, तो हम सब लोगों को कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा। और उसमें से एक चीज जो लोग आसानी से कर सकते हैं, खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कि भाई 20 जून को जंतर मंतर पर आए और अपना जो गुस्सा है सरकार से उसको व्यक्त करें और पार्लियामेंट की तरफ कूच करें। रोका जाएगा, जाहिर है कि उनको रोका जाएगा, ठीक है, रोका जाएगा, लेकिन कोशिश तो करें। तो इसीलिए देखिए, अब फॉर्चुनेटली अब क्योंकि इतना ये चर्चित मामला हो गया कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का और सोनम वांगचुक के अनशन का, कि अब बहुत लोग आ रहे हैं वहाँ, जंतर मंतर पर आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 20 तारीख को बहुत लोग आएंगे इस मार्च के लिए, पार्लियामेंट की मार्च के लिए। सर लगभग 1-1.5 दशक पहले भी दिल्ली में जो हुआ था आंदोलन, उस समय सरकार का जो रवैया था
और अभी सरकार का जो रवैया है, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? उस समय भी रामदेव को महिलाओं के कपड़े पहन के भागना पड़ा था और आज जो हो रहा है वो तो सामने है ही। दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, बहुत फ़र्क है। देखिए, उस समय पहली बात इस तरह से रोका नहीं जाता था। आंदोलनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल रोका नहीं जाता था। अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है ये एक तरह से अपवाद है। इनको परमिट कर दिया गया है, लेकिन ये अपवाद है। लेकिन आम तौर पर तो प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जा रहा था। उनसे कहा जाता था कि भाई आप जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं, परमिशन लेकर ही कर सकते हैं और 2 घंटे के लिए ही कर सकते हैं। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं था कि आप कहीं सड़क पर मार्च नहीं निकाल सकते, किसी पार्क में आप इकट्ठा नहीं हो सकते। तो एक तरह से बिल्कुल प्रोटेस्ट का गला घोटा जा रहा है, जो कि पहले कांग्रेस के समय नहीं हो रहा था। उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उस समय भी सरकार इतनी गूंगी बहरी नहीं थी कि ये समझ ले कि भाई पब्लिक ओपिनियन कुछ भी हो, हम उसकी परवाह नहीं करते। पब्लिक ओपिनियन की परवाह करी तभी तो उनको वो लोकपाल बिल पास करना पड़ा। तभी तो अन्ना हजारे से और हम लोगों से बात करनी पड़ी। तभी तो वो एक जॉइंट कमेटी बनानी पड़ी लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग के लिए। सो जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह बनाई, क्योंकि वो समझ रहे थे, देख रहे थे कि भाई पब्लिक ओपिनियन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है। लेकिन ये सरकार तो ये सोचती है कि पब्लिक ओपिनियन जो भी हो, हमको क्या परवाह है, ज्ञानेश तो अपना है। हाँ, मतलब इनको तो लगता है कि भाई हम बस ये सीबीआई, ईडी, पैसे और इनके और मीडिया और इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका, बस ये सब हमारे साथ हैं, तो हमको किस चीज का डर है, हमको क्यों फिक्र करनी है कि भाई पब्लिक ओपिनियन क्या हो। लेकिन ये इनकी सोच गलत है। अभी इनको समझ में आ जाएगा ये सोच बिल्कुल गलत है। यानी आपको उम्मीद है कि इस आंदोलन से इस सरकार को कुछ समझ में आ जाएगा? हाँ, सिर्फ इस आंदोलन से नहीं, अब देखिए पूरे देश में जगह जगह लोग उठ खड़े हुए हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पहले जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जिनको सरकार ने डरा रखा था, वो डर अब खत्म हो रहा है। अब लोग उतर यानी रहे पानी, हैं। हाँ, सरकारी दबाव का पानी सर के ऊपर चला गया है। सर, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो रवैया था, जो व्यवहार था प्रोटेस्ट को लेकर, और वर्तमान प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है, इन दोनों में कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, वो एक सभ्य आदमी थे, ईमानदार और सभ्य आदमी थे मनमोहन सिंह जी। ये दूसरी बात है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार काफी था। उनकी वजह से नहीं था, और लोगों की वजह से था, लेकिन सरकार तो एक तरह से बहुत चला रहे थे। लेकिन वो सभ्य आदमी थे। वो समझते थे जो नॉर्मल ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये लोग सभ्य लोग नहीं हैं। मोदी शाह वगैरह ये असभ्य लोग हैं। इनको ये तो बिल्कुल कंटेम्पचुअसली देखते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं लोगों को। बस लोगों का इस्तेमाल करना है, उनकी किसी तरह से वोट लेनी है, उसके अलावा और कोई इनको जनता से ना तो कोई जुड़ाव है, ना कोई लगाव है, ना कोई परवाह है। तो इसलिए बहुत फर्क है। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपने तमाम मुद्दों पर अपनी राय मुखरता से रखा और बताया कि क्यों ये आंदोलन किसी के एजेंट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। उम्मीद है दर्शकों को ये बातचीत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा। हमें इतना समय देने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू अंबुज।